साथियों, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी अभी तक हमारे साथ सहकारिता अधिनियम को पूरा पढ़ रहे हैं। 1960 का हमने पिछला 3 लेक्चर अलग अलग अपलोड कर चुके हैं और आई होप आप उसका PDF कंटेंट भी हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर रहे होंगे और उसको अपना नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स बनाते चलिएगा। आप लोगों को परीक्षा के दिन में वापस से वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नोट्स को अच्छे से अपने हिसाब से आप बना लीजिएगा। मैं जितना बता रहा हूँ इतना आप लोगों के पूरी धाराओं से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आप लोगों के लिए मैं इनफ चीज़ें बता दे रहा हूँ, तो वो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। आज का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो कल सिलेबस में हमने सहकारी समितियों का पंजीयन जो पहला टॉपिक था वो कंप्लीट किया था। सिलेबस में दूसरा जो टॉपिक है वो है प्रदेश में त्रिस्तरीय सहकारी साख संरचना। आज हम इसको देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए सीधे आरंभ करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है युगल किशोर और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 के अंतर्गत सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग अधिनियम का पोर्शन। ये अधिकतम आप लोगों को 25 अंक और 30 अंक का देखने को मिलेगा। प्रबंध वाले पेपर में ये 30 अंक का होगा और जो समिति वाला प्रबंधक वाला जो पोस्ट है, जो पहला पद है, उसके लिए ये क्या बोलते हैं 25 नंबर का ये प्रश्न पत्र रहेगा। ठीक है, चलिए तो आरंभ करते हैं इसको। सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए क्या हुआ कि जैसा राष्ट्रीय स्तर पर समानांतर ही जो छत्तीसगढ़ में कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों के रूप में सहकारी समितियों का विकास हुआ है। सहकारी समितियों का जो आंदोलन है, ये मैंने पहले के लेक्चर में ये बताया था कि कैसे हम धीरे धीरे बढ़े हैं। तो ये राष्ट्रीय स्तर में जैसे जैसे विकास हो वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी इसका विकास हुआ है। सहकारी समितियों द्वारा 3 श्रेणियों में ऋण प्रदान किया जाता है। कौन कौन सी 3 श्रेणियों में ऋण प्रदान किया जाता है? एक तो किया जाता है अल्पकालीन, ठीक है। एक प्रदान किया जाता है मध्यकालीन, एक प्रदान किया जाता है दीर्घकालीन। ये 3 टाइप का आपको ऋण प्रदान किया जाता है सहकारी बैंकों द्वारा, ठीक है ना, सहकारी समितियों द्वारा। तो ये 3 ऋण कैसे कैसे प्रदान किया जाता है ये चीज़ को देखना है। साख का अर्थ होता है, साख का अर्थ होता है लोन देना, ठीक है ना, लोन, या फिर इसी को आप ऋण बोलते हैं। तो ऋण समिति भी होता है, लोन समिति भी होता है, साख समिति भी होता है, तीनों ही होता है। सीधी साफ सी बात है, ये आपको लोन देगी। लोन मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है ना। ये आप लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करती है। तो क्रेडिट प्रोवाइड करने की जो भी प्रणाली अभी तक स्थापित है उस प्रणाली को हम देखने वाले हैं इस अध्याय में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण क्या होता है? ऐसे ऋण जिनकी अवधि 15 महीने से कम के लिए होती है। कितने महीने से कम? 15 महीने से कम के लिए होती है, वो क्या कहलाते हैं? अल्पकालीन ऋण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? किसानों को जो बीज होता है, उर्वरक होता है, पशु चारा होता है, इत्यादि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रदान किया जाता है वो क्या होता है? अल्पकालीन ऋण होता है। एकदम छोटी छोटी नॉमिनल जो चीज़ें हैं उसके लिए भी सरकार सहायता प्रदान करती है किसानों को। तो ये वाला चीज़ उसके लिए था, है ना। तो ये अल्पकालीन ऋण वहाँ पर काम आता है। फिर आपको देखने को मिलता है मध्यकालीन ऋण। मध्यकालीन ऋण क्या होता है? यदि किसी को 15 महीने से लेकर 5 वर्ष के बीच के लिए लोन चाहिए, ऋण चाहिए, तो उसको ये ऋण प्रदान किया जाएगा। ये ऋण किस किस लिए प्रदान किया जाता है? खेतों में कृषि सुधार कार्य हेतु, कृषि उपकरण को खरीदने हेतु तथा पशुओं की खरीदारी हेतु जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं उन सभी को मेंटेन करने के लिए, उन सभी को प्रोवाइड करने के लिए किसानों को ये चीज़ दिया जाता है, मध्यकालीन ऋण। इसकी अवधि 15 से 5 माह तक होती है, ठीक है ना। क्या होती है? इसकी अवधि 15 से 5 माह तक होती है। फिर हम देखते हैं अंततः ये तीसरा जो इसका ऋण का प्रकार है वो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना है। दीर्घकालीन ऋण क्या होता है? 5 वर्ष से अधिक अवधि की होती है तो उसके लिए जो ऋण है फिर वो दीर्घकालीन ऋण कहलाता है ना। खेतों में स्थायी संरचनात्मक सुधार, नया खेत खरीदना अथवा महंगी मशीनों का खरीदी हेतु जो ऋण प्रदान किया जाता है वो दीर्घकालीन ऋण कहलाता है, ठीक है ना। जैसे आप खेत में कुछ परमानेंट सोलर पंप वगैरह लगा रहे हो या फिर कुछ बड़ा चीज़ कर रहे हो, है ना, तो ये चीज़ हो गया। पॉलीनेट वगैरह जो लोग लगाते हैं वो दीर्घकालीन ऋण का हिस्सा है। नया खेत खरीदना है तो नया खेत अब ऐसे 1.5-2 लाख में तो आएगा नहीं, तो मतलब जो अच्छा खासा महंगा आता है तो वो वाला चीज़ यहाँ पे आ जाता है। यहाँ महंगी मशीनों में आप लोग ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सभी दीर्घकालीन जो ऋण होती है उसके अंतर्गत कवर की जाती है, ठीक है ना। इसके बाद यदि आप देखेंगे
तो हमको एक चीज़ समझने को मिलता है, सहकारी समितियों की राज्य में त्रिस्तरीय संरचना है। पिछली क्लास में बताया था, सबसे निचले स्तर पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, फिर जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, और सबसे ऊपर में राज्य सहकारी बैंक की आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पिछली वाली क्लास में भी ये चीज़ देखे थे और ये आप लोगों को पता भी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अब काम कैसे करती हैं, देखिए सहकारी बैंकों की संरचना में ये जो विकास हुआ है, ये विकास किस लिए हुआ है, जो सूदखोरों के चंगुल से मुक्त कराना है किसानों को, जो इतिहास वाला सेक्शन है उसमें बताया था, इसीलिए इसको डेवलप किया गया है। तो आप सहकारी ऋण संस्थानों के, जो ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों का 2 अंग हैं मुख्यतः। पहला अल्पकालीन और मध्यकालीन उधार हेतु, ठीक है ना, ये पहला अंग क्या है, अल्पकालीन और मध्यकालीन उधार हेतु। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, सबसे पहले प्राथमिक उधार समिति, दूसरा आता है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। प्राथमिक उधार समिति क्या होता है, ये सबसे निचले स्तर पर होता है, जिसे प्राथमिक उधार समिति कहते हैं, और ये ही आप लोगों को प्राथमिक ऋण प्रदान करता है। जो अल्पकालीन ऋण होता है वो यही प्रदान करता है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के बारे में क्या है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, इसको जिला सहकारी बैंक भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका मुख्य कार्य प्राथमिक समितियों को ऋण देना, किंतु इनसे यह आशा की गई है कि ये सामान्य जनता की जमा को आकर्षित कर सकेंगे, ठीक। तो ये वाले क्या करते हैं, जो प्राथमिक समितियों को ऋण देने का कार्य करते हैं वो यही करते हैं। मतलब प्राथमिक समितियां अंततः अपने जो वित्त पोषण के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों पर निर्भर करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। फिर आप लोगों को देखने को मिलता है राज्य सहकारी बैंक। राज्य सहकारी बैंक क्या है, ये एक शीर्ष बैंक है, अपेक्स बैंक है ना। तो इसी अपेक्स बैंक के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, और इसका कार्य बट ऑब्वियस जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जो होता है और प्राथमिक उधार समिति होता है, उनको भी ऋण प्रदान करेगा, उन पे नियंत्रण रखेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, ये एक शीर्षस्थ संस्था है जो ऋण प्रदान करती है और नियंत्रण का कार्य करती है। किस पे, सहकारी केंद्रीय, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और प्राथमिक उधार समितियों पर, ठीक है। उसके बाद यदि आप देखें तो यही जो बैंक है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेती है। अपेक्स बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेती है। जो हाईएस्ट लेवल का जो बैंक है अपेक्स बैंक है ना, राज्य सहकारी बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेती है, तथा केंद्रीय सहकारी बैंकों और ग्राम प्राथमिक समितियों के बीच कड़ी के रूप में काम करता है, ठीक है। यह अन्य सहकारी उद्यमों जैसे कि सहकारी शक्कर कारखाना देख लिया आप लोग, सहकारी दुग्ध महासंघ हो गया, सहकारी मत्स्य पालन हो गया, तो अलग अलग जो सहकारी संस्थान हैं उन सभी उद्यमों को और प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने का कार्य भी अपेक्स बैंक करता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया ख़त्म। दीर्घकालीन, अब देखिए ये तो आपको जो पोर्शन था ये किसके अंतर्गत था, अल्पकालीन एवं मध्यकालीन उधार हेतु, है ना। अब ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलता है दीर्घकालीन सहकारी उधार हेतु, ठीक है। दीर्घकालीन सहकारी उधार हेतु क्या है कि सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भूमि बंधक बैंकों की स्थापना वास्तविक में 1929 में मद्रास से हुई थी। ये चीज़ मैं आप लोगों को इतिहास वाले चैप्टर में बताया था। फ्रेडरिक निकल्सन बोल के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये सारी चीज़ों को शुरुआत की थी, राइट। तो इन बैंकों का नाम बदलकर इनको भूमि विकास बैंक कहा गया, ठीक है ना। कालांतर में उन्हें प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भी कहा गया है। आगे बढ़ के इन्हीं भूमि विकास बैंकों को प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक कहा गया। इसका मुख्य कार्य क्या होता था, कृषि संपत्ति की प्रतिभूति पर ऋण देना, आपको जो भी है कृषि के लिए ऋण प्रदान करना, ये चीज़ इसका पूरा किस्सा कहानी था, या ये चीज़ इसका कार्य था। तो इसका जो किस्सा कहानी है ये मैं आप लोगों को इतिहास वाले चैप्टर में बताया हूँ, पहला चैप्टर जो था, ठीक है ना। अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो पीछे जाके कनेक्ट कर लेना, इस चीज़ को पहला लेसन देख लेना, ठीक है। हमारे चैनल पे ही ये चीज़ अवेलेबल है। अब ये क्या है कि ये बैंक के बहुत से उद्देश्यों के लिए उधार उपलब्ध कराते हैं, जिनमें ऋणों की वापसी, भूमि की सुधार, महंगी कृषि औजारों की खरीदी, कुएं या डीजल पंप लगाने आदि के उद्देश्य शामिल हैं, ठीक है। ये वाला चीज़ इस बैंक का कार्य है। 7/10/2014 ये डेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये वाला डेट हमारे पूरे पेपर में बहुत ऊपर चलता है, ठीक। 7/10/2014 ये अभी की कहानी है ना, 2014 को जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का संविलियन, ठीक है ना, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में कर दिया गया है। तो अब ये जो जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है ये जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधीन ही आते हैं,
ठीक है। 2014 में इसको एक दूसरे के साथ मिला दिया गया है। क्या समझ आया? यहाँ पर इसका किस्सा कहानी ख़त्म हो चुका है जो पीछे चल रहा था, है ना। अब वो केवल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जो हमारा यहाँ पर है, जिला सहकारी बैंक जो है, ये जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जो है, ये वाला चीज़ में ये आके मर्जर हो चुका है इसका, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को जो ग्रामीण प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है ना, तो ये वाला चीज़ जिला सहकारी पर निर्भर है, ये मैं ऊपर ही बताया अभी। तो ये वाला अंततः इसका जो संविलियन है ये कब हुआ है? 7/10/2014। ये डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पेपर में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा। कब की बात कर रहा हूँ मैं? 7 अक्टूबर 2014, तब ये आया था, ठीक। ये वाला सारा चीज़ हो गया। अब ये क्लास हमारी आज यहाँ पे एंड होती है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, आप लोगों को समझ आया होगा मेरे हिसाब से, है ना। समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जो भी कमेंट होगा उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका PDF आप लोगों को हमारे जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के फ्री कंटेंट सेक्शन में अगर आप जाएंगे, फ्री कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो उस फ्री कंटेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे फिर अगली वीडियो सीरीज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।